इनको तो आप जानते ही होंगे, वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ये भी आपको पता ही होगा ये कौन सी कंपनी को रन करते हैं, बर्कशायर हाथवेज, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है जो अलग अलग कई सारी कंपनीज को होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरासेल, DQ, जियाको, सीज कैंडीज और भी कई सारी कंपनीज इसके अंडर में आती हैं। और ये कंपनी कई सारी अलग अलग कंपनीज की स्टॉक्स को भी होल्ड करती है, जैसे कि एप्पल, कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस और भी कई सारी कंपनीज के स्टॉक्स। सो जब भी ये कंपनीज कुछ अच्छा करती हैं तो बर्कशायर हाथवेज का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। 1965 में जब वॉरेन बफेट ने पूरी कंपनी बाई की थी, उस समय इसके एक शेयर का प्राइस था $19। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज इसके एक शेयर का प्राइस है अप्रॉक्स $410। और वॉरेन बफेट के पास इस कंपनी के 2,40,000 शेयर्स हैं, जिससे वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ निकल कर आती है $13,700 करोड़ US। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, वॉरेन बफेट अपनी सेक्रेटरी से कम टैक्स भरते हैं। She pays at twice the rate I pay. I think that's outrageous. खैर, वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस, इनकी कंपनी अमेजॉन ने जिस साल 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया, उस साल इन्होंने टैक्स पे किया था जीरो रुपए। चलो बाहर की छोड़ो, अगर हम अपने देश की भी बात करते हैं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक ने 1971 से लेकर 1996 तक कोई भी पर्सनल टैक्स पे नहीं किया। और ऐसे एक दो रिचेस्ट पर्सन नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर अमीर लोग मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्स पे करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपनी बात करो, अगर आप जॉब करते हो, नहीं करते हो, तो ये सवाल आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, वे कितना टैक्स पे करते हैं, तो उनका आंसर आएगा 10,000, 20,000, 50,000, जो कि उनकी सैलरी का 10% से लेकर 30% तक होता है। वहीं अगर आप इस लिस्ट को देखते हो, दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन, तो ये अपनी इनकम का 1% से भी कम टैक्स पे करते हैं। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 2024 में इंडिया में सबसे ज्यादा पर्सनल टैक्स किसने पे किया होगा? इसमें ना तो अडानी आते हैं, ना ही अंबानी आते हैं, ये है हमारे धोनी भाई। 007 थल्ला फॉर ए रीजन, महेंद्र सिंह धोनी। वहीं अगर हम 2021-22 की बात करें तो आपने देखा होगा अक्षय कुमार का ये 21-22 में सबसे ज्यादा टैक्स इन्होंने पे किया था, जबकि उनके वेल्थ इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। पर आखिर कैसे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन सबसे कम टैक्स पे करते हैं? क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है? और अगर गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है तो क्या गवर्नमेंट इनके साथ मिली हुई है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैक्स बचाने के 2 तरीके हैं। पहला टैक्स इवेजन, जो आपने टीवी में, रेडियो में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। मनी लॉन्ड्रिंग, फेक रिसिप्ट दिखाना, ब्लैक में प्रॉपर्टीज की डील करना, ऐसा ही काफ़ी कुछ। पर इसकी डिटेल में बात हम आज की इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे दूसरे तरीके की, जो कि है टैक्स मैनेजमेंट, जिसको लगभग हर रिच पर्सन यूज करता है ताकि वह अपने टैक्सेस को कम कर सके या फिर जीरो कर सके। टोटल 5 टैक्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से स्ट्रेटजी नंबर 1 है होल्डिंग एसेट ऑन द नेम ऑफ बिजनेस। अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना नहीं बल्कि बनाना है, वो भी बहुत बड़ा पैसा, तो आपके लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आप अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है मिडिल क्लास लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वे भी इन्वेस्ट करते हैं। पर जहां मिडिल क्लास लोग अपने नाम पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहीं रिच लोग अपने बिजनेस के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आप ये रील देखो जो हमने कुछ दिन पहले इसी चैनल पर अपलोड की थी। रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी? नहीं। नीता अंबानी? नहीं। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्री का केवल 0.12% है, जबकि नीता अंबानी के पास भी केवल 0.12%। जबकि अगर आप तत्तम एंटरप्राइज LLP की होल्डिंग देखते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो वो है 0.26%। जबकि मजे की बात यह है, तत्तम एंटरप्राइज LLP की डायरेक्टर है नीता अंबानी। तो सवाल ये आता है, उन्होंने तत्तम एंटरप्राइज LLP के जरिए रिलायंस में 8.26% की होल्डिंग क्यों रखी है, खुद के नाम पर क्यों नहीं? तो इसके पीछे का रीजन है सेव टैक्सेस। अगर वो सेम होल्डिंग खुद के नाम पर रखती तो उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना होता, और सेव टैक्स करने के लिए ही ज्यादातर अमीर लोग LLP ओपन करते हैं। तो अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट को गाली देने की जगह सॉल्यूशन निकालते हैं, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और यही रीजन है जिसके चलते अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब।
इसके अलावा वॉरेन बफेट खुद के नाम पर नहीं बल्कि बर्कशायर हाथवेज के नाम पर कई सारी अलग अलग कंपनीज की स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी। और ये सारे लोग ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े, क्योंकि जब आप पर्सनल टैक्स देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू बिजनेस टैक्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी बिजनेस देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करता है, देश में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। और जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो टैक्स होता है वो आपकी इनकम पर नहीं बल्कि आपकी प्रॉफिट पर लगता है, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस करके कम से कम कर सकते हो। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, अगर दुनिया के सारे रिचेस्ट लोग सब कुछ कंपनी के नाम पर खरीदते हैं और सैलरी की फॉर्म में भी बस नाम का पैसा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क की बात करें, वो अपनी इनकम CEO के रूप में बताते हैं $1, मार्क जुकरबर्ग जो इनकम लेते हैं वो है $1, तो फिर ये कैसे इतनी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाते हैं? तो इसके पीछे का रीजन और हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2 सेम ही है, जो कि है टेकिंग लोन्स। एक तरफ हमें बचपन से सिखाया जाता है लोन लेना बुरा है, जो कि है भी, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार से एक तरफ मिडिल क्लास और गरीब लोग लोन लेकर गरीब और गरीब होते चले जाते हैं, जबकि अमीर लोग लोन लेकर अमीर से और अमीर होते चले जाते हैं, क्योंकि जब भी आप लोन पे करते हो तो वहाँ पर आपको टैक्स एग्जम्पशन की फैसिलिटी मिलती है, जिसे अमीर लोग अपने पैसे को टैक्स में देने से बचाने के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से लोन लेकर ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, और जब ये लोन चुकाते हैं तो वहाँ पर इन्हें टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। कई बार तो रिच लोग कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं, जिससे जब ये उस लोन को पे नहीं कर पाते हैं तो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं। नहीं तो आप ही मुझे बताओ, अनिल अंबानी जिन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया था, बैंकरप्सी डिक्लेयर करने के बाद भी वे आज 5,000 करोड़ के घर में कैसे रह लेते हैं? स्ट्रेटेजी नंबर 3 एक्सपेंसेस। मान लेते हैं दो दोस्त अभिषेक और राहुल। अभिषेक एक बिजनेसमैन है और राहुल एक सैलरीड पर्सन है। दोनों की मंथली इनकम है 1 लाख रुपए। राहुल 1 लाख रुपए की सैलरी लेता है, लेकिन सैलरी उसके अकाउंट में तब क्रेडिट होती है, उससे पहले उसको टैक्स देना पड़ता है, जो कि है 30%। लेकिन अगर हम अभिषेक की बात करते हैं तो ये एक बिजनेस पर्सन है, तो जब 1 लाख की इनकम इसे मिलती है उसके बाद ये पहले अपने एक्सपेंसेस काउंट करता है, फिर इन्वेस्टमेंट करता है, और लास्ट में जो पैसा बच जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए में से अगर अभिषेक 85,000 रुपीज एक्सपेंसेस में दिखा देता है तो उसका जो लास्ट में बचता है वो है 15,000 का प्रॉफिट। तो अब इसे 15,000 के ऊपर अपना टैक्स पे करना होगा, जो कि करंटली इंडिया में है 0। अब अगर राहुल को आईफोन खरीदना है जो कि 1.5 लाख रुपए का है, तो उसे किसी भी प्रकार का टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम अभिषेक की बात करते हैं, वो अगर आईफोन बाय करता है तो वो उस फोन को बिजनेस यूजर्स में दिखाकर एक्सपेंसेस में शो कर सकता है 1 लाख रुपए की उसकी इनकम थी, बिजनेस के लिए उसने 1.5 लाख रुपए का मोबाइल बाय किया, तो अब उसकी नेट इनकम जो निकल कर आती है वो है -50,000 रुपीज। तो एक्चुअल में जो अभिषेक है वो खुद को लॉसेस में दिखा सकता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कई सारे नए स्टार्टअप्स ज्यादातर टाइम लॉसेस में होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे अपने टैक्सेस को सेव करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 4 चैरिटी एंड डोनेशन। अमीर लोग केवल इसीलिए चैरिटी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ये करना पसंद है, बल्कि ऐसा करने के पीछे उनका एक रीजन दूसरा भी है, जो कि है टैक्सेस सेव करना। जब भी आप चैरिटी करते हो तो उससे आपको 50% से लेकर 100% तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी NGO को डोनेट कर रहे हो। अगर मैं आपको चॉइस दूं, आपको 50 लाख रुपए का टैक्स भरना है या फिर आप 50 लाख रुपए डोनेट कर सकते हो, तो आप कौन सा डिसीजन लोगे? तो 99% लोग यहाँ पर चैरिटी का ही डिसीजन लेंगे, और यही चीज अमीर लोग भी करते हैं। इससे उन्हें कई सारे और फायदे भी मिलते हैं। पहला फायदा तो जो उन्हें डायरेक्टली मिलता ही है वो है टैक्स डिडक्शन। दूसरा फायदा फ्री PR। ये चीज उन्हें फ्री में मार्केटिंग देती है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति ने काफी बड़ा अमाउंट डोनेट किया है तो इससे उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ उनकी कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, जिससे उनकी कंपनी की सेल इंक्रीज होती है।
लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बाई करते हैं। तो ऐसा करने से उन्हें पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर दोनों जगह ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अब मैं आपके साथ लास्ट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ और ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, जो कि है स्टेप्ड अप बेसिस। मान लेते हैं अभिषेक, जिसके फादर के पास 10 करोड़ के एसेट हैं। जब अभिषेक के फादर ने उन एसेट को बाय किया था तब उनकी कीमत केवल 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन टाइम के साथ अब उन एसेट्स की कीमत 10 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब अगर अभिषेक के फादर उन एसेट्स को सेल करते हैं तो उन्हें अपने प्रॉफिट पर यानी 9 करोड़ पर 10% का टैक्स भरना होगा, जो कि निकल कर आता है 90 लाख रुपए। पर अगर अभिषेक के फादर एसेट को सेल करने की जगह इनहेरेंट कर देते हैं अपने बेटे को, यानी अपने बेटे के नाम पर कर देते हैं अभिषेक के नाम पर, तो उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स यहाँ पर नहीं भरना पड़ेगा। तो अभिषेक के पास पूरे 10 करोड़ के एसेट्स आ जाएंगे। अब वो 10 करोड़ के एसेट अगर 11 करोड़ 12 करोड़ रुपए होते हैं तो अभिषेक को केवल जो उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं उसे 2 करोड़ का उन 10 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो उस 2 करोड़ पर ही टैक्स पे करना होगा। और अगर 2 करोड़ पे वो टैक्स पे करता है 10%, तो वो निकल कर आता है केवल 20 लाख रुपए। कहाँ 90 लाख रुपए और कहाँ 20 लाख रुपए। लेकिन अगर अभिषेक उन्हें सेल करने की जगह खुद के पास ही रखता है और अपने बेटे के नाम पर करता है, तब भी उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद जो ये जनरेशनल वेल्थ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी आप वेल्थ के बारे में सोचते हो तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के बारे में सोचने की जगह लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होता है, तभी आप रियल लाइफ में आने वाले टाइम में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। इसके अलावा इस वीडियो में हमने लोन्स की बात की थी, किस प्रकार से लोन गरीब लोगों को और ज़्यादा गरीब बनाता है जबकि अमीर लोगों को और ज़्यादा अमीर। अगर आपको इस लाइन को डिटेल में समझना है और जानना है कैसे आप लोन लेकर और ज़्यादा अमीर बन सकते हो, तो उस पर हम एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।